हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज़ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर और इजी हो जाए। क्लास 11th में आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। एटम्स में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड सेल्स होते हैं। और उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसी में जो आउटर मोस्ट सेल में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि अपना चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है। मेरा चार्ज प्लस हो रहा है या माइनस चार्ज हो रहा है। तो इनके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम पे कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये ये कुछ कंडीशंस में आउटर मोस्ट सेल से हट जाता है। या किसी कंडीशंस में आपने ज़रूर एटॉमिक बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड में क्लास 11th में एटम्स एक दूसरे से कैसे कंबाइन करते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स के हटने या इन आउटर मोस्ट सेल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने से ही प्लस या माइनस चार्ज जनरेट होता है एक एटम पे। तो यहीं से बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है प्लस माइनस चार्ज का। तो इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स के चैप्टर में बेसिकली हम लोग चार्जेस से डील करने वाले हैं। तो अगर प्लस और माइनस चार्जेस के बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो हम इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चार्ज ऑफ एटम्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने बेसिकली एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि चार्जेस जनरेट कैसे होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है रबिंग ऑफ ए ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को भी हम एक एटम के तरह कंसीडर कर सकते हैं जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब एक किसी सिल्क थ्रेड से हम एक किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने दिखाया है अभी आप लोगों को सॉरी। तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं जिसके वजह से वो इसमें इस एटम में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस एग्जांपल में यही शो किया गया है। बेसिक यही है चार्ज होने का। हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इस पर। पहला है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर जाए। जैसे भी जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, मेटल के ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर जो हम लोग घरों में बिजली कनेक्शन के लिए तार यूज करते हैं, वो सारे के सारे जो भी वायर्स यूज कर रहे हैं वो कंडक्टर्स हो गए। मीन्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाए, पास हो जाए, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो चीज़ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकता है। जैसे कि हम एक कागज़ का टुकड़ा ले लें या पत्थर ले लें या लकड़ी ले लें, तो इन इन सभी चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी ने या करंट नहीं गुजर सकता है। तो उन चीज़ों को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो बेसिक टर्म में अगर देखा जाए तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, और इंसुलेटर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरे। तो कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्लियर है। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। तो मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन हटने या जुड़ने से जो आपको
एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, तो उसी से दो टाइप का चार्ज जनरेट होता है, प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ये दो टाइप का चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें कहा गया कि इफ़ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल इज़ वेरी स्मॉल। इसमें चार्ज बॉडीज़ को किसी भी चार्ज बॉडी को बोला गया, मतलब जिसमें चार्ज उपस्थित है, जैसे कि हम एक वायर को भी एक बॉडी बोल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि मान लीजिए दो दो बॉडी है या दो ऑब्जेक्ट हैं और इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम एक बिंदु की तरह कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे खड़े हैं और अगर आप किसी वस्तु को आपसे करीब 10 किलोमीटर दूर पे अगर देखना चाहें तो वो संभव नहीं है, वो एक बिंदु की तरह दिखेगा, तो इसका यही मतलब है। नेक्स्ट पार्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मतलब कि जैसे कि कोई भी वस्तु या धातु बहुत सारे एटम्स से बना हुआ होता है और उन एटम्स में ही चार्ज होता है। जैसे कि कोई एक बिल्डिंग वो कई ईंटों से बना हुआ होता है, वैसे ही कोई भी धातु कई सारे एटम से बना हुआ होता है और उन एटम्स के अंदर ही अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो हर एक एटम का कुछ चार्ज होगा। तो तो इसका यही कहना है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब यही है कि हमें कंबाइंड कितना चार्ज उपस्थित है इस पूरे के पूरे एलिमेंट में, वो हम टोटल उसको हम सारे चार्जेस को जोड़ के पता कर सकते हैं। मतलब कि इसका सिंपली यही कहना है कि हम चार्जेस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अगला है चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, या मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। वैसे ही चार्ज भी, जैसे एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखाया था अभी कुछ देर पहले, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब यही है। कंजर्व्ड का हिंदी मतलब यही है कि उसे सुरक्षित रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो बस एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब पहले समझते हैं हम लोग क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ईंटों से बना हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता चल रहा है कि कितने कितने ईंट हैं इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो उसी तरह हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी मेटल हो गया या कोई वायर हो गया, उसमें कितना चार्ज उपस्थित है, ठीक है। उस चार्ज को भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज है उपस्थित है उस बॉडी में, और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है Q = N × E। तो यहाँ पे
Q जो है यही चार्ज बता रहा है, और N है नंबर ऑफ चार्ज। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम इस घर की बात करें तो इसमें 8 ईंटें हैं। वैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें जिसमें चार्ज अवेलेबल है, तो उसमें हम ऐसे सोचते हैं कि उसमें इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इसमें जो तो इसी तरह देख सकते हैं कि इसमें इस बॉडी में 5 चार्ज हैं। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5। और ई डिनोट करता है कि उस चार्ज का मान कितना है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मतलब कि टोटल चार्ज किसी बॉडी में कितना है, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन यहाँ पे दर्शा रहा है कि किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट में कितने सारे चार्जेस हैं, और हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, या उसका मान या वैल्यू, जो भी आप अपने तरीके से समझें, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मतलब कि ये टोटल चार्ज किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट में हम इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं बेसिकली जितना भी ये बड़े बड़े लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है, मैं उसको आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपसे क्वेश्चंस बन पाए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग को हम एक मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं, चुंबक का। हम लोग आप लोगों ने भी ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी किन्हीं दो चुंबक को अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि दोनों चुंबक एक दूसरे से तुरंत ही सट जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि ये चुंबक एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये जो पास आना या दूर आना, एक तरीके से ये एक फोर्स होता है, फोर्स को दर्शाता है। फोर्स मतलब कि कितने ज़ोर से या कितने ताकत से ये दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं, या एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी वही होता है एक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो मैंने मैग्नेट के केस में बताया। उसी तरह अगर हम दो चार्ज, मैग्नेट के जगह अगर हम दो चार्ज के बारे में सोचें, मान लीजिए एक Q1 है और एक Q2 है। तो इन दोनों की बीच की दूरी मान लीजिए D है। तो जैसे मैग्नेट्स को अगर हम सब पास लाते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को इससे विपरीत दिशा में धकेलते हैं, और दे पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। तो उसी तरह चार्जेस का भी प्रॉपर्टी होता है कि जब उनको हम एक दूसरे के पास लाते हैं या एक दूसरे के आसपास रखते हैं, तो इन चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स जेनरेट होता है। फोर्स या शक्ति जो भी बोलें, वो जेनरेट होता है, और उस फोर्स का मान अगर मैग्नेट्स के केस में देखें, अगर हम उन दोनों मैग्नेट्स को जब पास में लाते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ता है या घटता है। तो जो फोर्स है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो बेसिकली डिपेंड करता है उनके दूरी पे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम उस पास ला रहे हैं, तो ये जो फोर्स का मान है ये बढ़ता है। जब इन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो फोर्स क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ कि
दूरी पे निर्भर करता है। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से दिखाते हैं। और फोर्स जो है उन जो दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि ये Q1 और Q2 का कितना वैल्यू है। मान लीजिए अगर ये +5 कूलम का है और ये +10 कूलम का है, तो मतलब कि जो 10 कूलम वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसका प्रभाव Q1 पे ज़्यादा पड़ेगा, और +5 कूलम का प्रभाव Q2 पे कम प्रभाव डाल पाएगा। तो Q1 और Q2 पे के प्रभाव पे भी निर्भर करता है। तो Q1 इंटू Q2 हो गया फोर्स, और इसमें कांस्टेंट भी ऐड होता है K। और K का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को और हम लोग और सही आसान तरीके से समझना चाहें तो बस यही कहता है कि अगर दो चार्जेस को Q1 और Q2 चार्ज है, अगर इसको इन दोनों चार्जेस को अगर हम एक दूसरे के पास रखें, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कुछ फोर्स अनुभव करेंगे। तो इफ़ वी मूव दिस चार्जेस अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द फोर्स विल डिक्रीज, मतलब कि फोर्स कम होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। और अगर इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो फोर्स और बढ़ेगा इन चार्जेस के बीच में। और इस रिलेशन को हम लोग इस फॉर्मूला से दर्शाते हैं, F=K Q1 Q2/R²। यही है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ का मतलब भी यही है कि मतलब बस इन दो चार्जेस के बीच का जो भी फोर्स है उसका रिलेशन को दर्शाता है ये कूलम्स लॉ। देखिए जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे F=K Q1 Q2/R², जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कूलम्स लॉ फ्रॉम द सेकेंड लाइन आई एम रीडिंग, फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटालिक स्फेयर्स। मतलब कि दो चार्ज जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच का फोर्स को दिखाने के लिए, मतलब मापने के लिए या मेजर करने के लिए, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू स्फेयर्स इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ ईच स्फेयर। मतलब कि इन दोनों जो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अगर इनके रेडियस, रेडियस मतलब ये पार्ट कहलाता है, रेडियस तो आप जानते ही होंगे, सर्कल का ये पार्ट कहलाता है रेडियस। तो इस चार्जेस का रेडियस का जो मतलब लंबाई है उससे ज़्यादा है अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का दूरी, तो इनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। मतलब समझते हैं, मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं इन चार्जेस को। तो यही है कूलम्स लॉ। तो ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके आप सजेस्ट करिए कि आपको ये कौन सा पार्ट ज़्यादा बेटर आया, समझ में आया, या कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। और डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्सेस मैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट फिर अपलोड करूँगा। लाइक मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट फिर मैं डिस्कस करूँगा, अपलोड करूँगा। फिर हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे, जहाँ मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आया, इफ़ यू लाइक दिस कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।